Everyone, I Suyash Sagar Bajpayee, course coordinator of this RMC add-on course. Welcome you all in the first session of day 4. I would like to invite Arpan Verma ji to introduce our resource person of first session to our participants. Please. Your mic is mute. Good afternoon, everyone. It is our great pleasure that we have Professor Raksha Singh with us today. Our expert need no introduction. She is currently working as Professor of Department of Economics at Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak. She has also 25-year experience in teaching and administration in Sri Shankaracharya Mahavidyalaya, Bhilai, Chhattisgarh. She has more than 30 research paper and article in reputed national journal of academic importance, covering up topic of rural development, gender sensitization, human values, educational and economic growth of women. She has participated in more than 50 national and international seminar conference on various themes as society and culture, economy of India, agriculture, globalization, etc. She has also conferred with title of 2 patent, 5 copyright under digitalization and e-learning artistic work by Copyright Office, Government of India. Published more than 4 books on social contemporary issues. She has also honored with many awards in different academic fields. In conclusion, it is with great pleasure that we have welcome our scholar researcher. Please join me in extending a warm welcome to Professor Raksha Singh ma'am. Thank you. Shall I start? Yes, ma'am, please. I just wanted to interact with the students, whether they're more comfortable in English or in Hindi. Yes, Suyash? Are they comfortable in English? Ma'am, Hindi will be more preferred. Hindi will be okay. Okay. Yes. सो एक्चुअली कल आप लोगों ने टी टेस्ट पढ़ा क्योंकि मैं ज्वाइन करके मैंने देखा था कि आप किस लेवल का पढ़ रहे हो लेकिन स्टिल कई बार जब हम लोग भी पढ़ते थे तो हमें ये मालूम होता था कि हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता था कि ये मोड से हम क्या निकाल रहे हैं मीडियन से क्या निकाल रहे हैं मीन से क्या निकाल रहे हैं क्योंकि फाइनली आप कोई भी टेस्ट को अप्लाई करोगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस या मीन की वैल्यू हमें जरूर कैलकुलेट करनी पड़ती है तो मेरा एक सवाल आप लोगों से क्या मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एफ टेस्ट बताऊं जी मैम ओके सो मैं स्टार्ट करूंगी पहले मैं आपको बताऊंगी कि एफ टेस्ट क्या होता है देन क्योंकि उसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को निकालना पड़ता है हमने सभी ने पढ़ा होगा आप लोगों ने भी डिस्पर्शन में जनरली जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो हमें उसका फॉर्मूला याद रहता है हमें उसका मतलब नहीं पता होता कि हम उसे क्यों निकालते हैं यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन सबसे सिंपल लगता है हमको कि एवरेज ले लो काम हो गया हमारा लेकिन जब हम एक्चुअल लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट जैसे टू स्टार्ट विथ जैसे एक मैथमेटिशियन प्रोफेसर है और उसको एक नदी क्रॉस करनी थी उसे लगा सबसे सिंपल तो मीन है क्यों ना मैं वो 4 थे उसके फैमिली में एक 1 फीट का
गोद में बच्चा था, एक बच्चा 4 फीट का था जो 4th में पढ़ रहा था, और उसकी वाइफ थी जिसकी हाइट थी 5.8 फीट और उसकी खुद की हाइट थी 6.1 फीट। अब एवरेज कैसे, उसने सोचा कि ये नदी में बाहर मेजरमेंट्स दिए हुए थे कि नदी की जो हाइट है वो है 4 फीट। उसको लगा कि हम क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं, क्यों ना मैं मैथमेटिक्स का अप्लाई करूं। तो उसने अब चारों लोगों की हाइट लिया, उसको ऐड किया एंड डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। मीन में हम यही करते हैं, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस रहते हैं उनको हम जोड़ते हैं और उसको हम जितने लोग होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। जब उसने डिवाइड किया तो वो कुछ 3.9 फीट के लगभग आया। उसे लगा कि बढ़िया है, हम तो क्रॉस करेंगे तो कोई डूबेगा नहीं। उसने बोला चलो। और जब वो क्रॉस करने लगे तो उसका बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा, क्योंकि वो गोद में था, वो दोनों डूबने लगे। यही से कहानी शुरू होती है कि हम इकोनॉमिक्स या सोशल साइंस में हम क्यों इस कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं, क्योंकि हम एकदम मैथमेटिक्स की तरह नहीं चलते, हम सोशल लाइफ में उसका एप्लीकेशन देखते हैं कि वेदर इट इज फीजिबल और नॉट। यानी यहाँ पर एवरेज नहीं चलेगा, हमें यहाँ पर क्या देखना चाहिए, यही हम स्टार्टिंग से पहले समझेंगे। आप मुझे बताएंगे मेरी स्क्रीन दिख भी रही है कि नहीं आपको? स्क्रीन इज विजिबल? Yes, ma'am. Definitely. ओके, क्योंकि जैसे ही मैं स्लाइड शेयर करूंगी मुझे आप लोग दिखना बंद हो जाएंगे, तो कहीं बीच में स्लाइड में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे रोक के जरूर बताएंगे कि या तो मेरा प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है या मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू लुक बोथ द थिंग्स इन गूगल। इट इज नॉट, दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट डेवलप एंड बेसिक। एफ टेस्ट क्या होता है? एफ टेस्ट आपने कल टी टेस्ट पढ़ा, तो भाई टी टेस्ट कब अप्लाई करते हैं हम लोग? जब हमको मीन पता करना होता है, यानी मीन सही है कि नहीं। हम ये मान के चलते हैं कि हम जो डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसपे हमको एनालिसिस करनी है, वो जो डेटा है उसका मीन इक्वल है, तब हम टी टेस्ट लगाते हैं। हम एफ टेस्ट कब लगाते हैं? हम एफ टेस्ट तब लगाते हैं जब हमें ये पता करना होता है कि वेरिएंस। अब ये वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीजें हो गई। क्या वो हैं? एक मिनट में यहाँ पे साइड में लिखती जाती हूँ। मीन, मीडियन एंड मोड। आप लोग में से सबको क्या फॉर्मूला याद है? मैंने कल सुयश से कहा था कि स्टूडेंट अगर वाकई पढ़ना चाह रहे हैं तो वो अपना कैलकुलेटर और रजिस्टर लेके आए, क्योंकि अगर मैंने बस बता दिया आपको ऐसे मीन कैलकुलेट कर लो, ऐसे मीडियन कर लो, और आपने उसको प्रैक्टिस नहीं की तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि मीन, मीडियन, मोड आप तभी भी बना लेंगे, बट क्या स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला किसी को याद है या वेरिएंस का याद है? वेरिएंस हम लोग जनरली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेते हैं, और या हम स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में देखेंगे तो हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। क्या आपको फॉर्मूले पता है मीन, मीडियन, मोड के कैसे निकाले जाते हैं स्टूडेंट्स? Like you'll have to answer me, then only I'll be able to understand to what extent I'll have to explain to you, so that the terminologies which I'll be using for F test will be like you'll be able to understand that. Sit down on a chair. Yes, ma'am. So We have students, previously done mean, median, mode, and calculated them. So definitely we know. and what about standard deviation and variance? ये भी calculation आता है Yes, सबको? ma'am. We have all done this from like class 12th. So till now, in fact, So, recently we have when also I done this. start, like when I'll give one question, I just wanted them to answer the datas, like they'll tell me the datas and I'll simply fill it so that we can proceed on, right? So F test जो है वो फिशर के नाम पर स्टार्ट हुआ। एक कहानी कही जाती है कि जो गॉसिटिक मैथमेटिशियन थे उन्होंने टी टेस्ट को लाया, और उन्होंने ये तो निकाल दिया कि मीन का डिफरेंस, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं समझा पा रहे थे कि उसमें वेरिएंस डेटा को कैसे देखा जाएगा। तो फिशर ने कहा ठीक है, वेरिएंस वाला प्रॉब्लम मैं दूर कर दूंगा, लेकिन हमेशा जब भी यूज करना होगा वेरिएंस का एस्पेक्ट जब भी आएगा तो एफ टेस्ट पहले लगेगा। इसलिए
कभी भी हमको जब वेरिएंस और मीन दोनों को पता करना होता है तो पहले हम एफ टेस्ट लगाते हैं और उसके बाद हम टी टेस्ट लगाते हैं। ये जो टेस्ट है हम क्यों अप्लाई करते हैं? जनरली हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। हमें कोई रिसर्च करना है, हमने मान लिया कि ये ड्रग जो पैरासिटामोल है इट इज बेटर देन क्रोसिन। अब ये दोनों ड्रग हैं, अब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे? हम 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट को मेडिकेशन देंगे। हमने 4 लोगों को दिया क्रोसिन और 4 लोगों को हमने पैरासिटामोल दिया। हम देखेंगे 6 घंटे बाद क्या फ़र्क पड़ा। हमने देखा पैरासिटामोल वाला थोड़ा-सा एक्टिव था और उसका फ़ीवर 4 घंटे में तो उतर गया था। क्रोसिन वाले को तो भी हल्का फ़ीवर था। मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ ये। तो हमें लगा कि अरे ये तो पैरासिटामोल बेटर है, बट आफ्टर 6 आवर्स बाद हमने चेक किया तो हमने देखा पैरासिटामोल वाले को 5वें घंटे से फीवर चढ़ना शुरू हो गया, क्रोसिन वाले को 6 घंटे में शुरू हो गया। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा मेडिकेशन ज़्यादा पसंद है। क्या मैं वो 4 घंटे तक अपना फीवर उतार के, जो पैरासिटामोल में मैंने देखा कि मैं एक्टिव थी, अब मुझे ना फीवर आया, ना मुझे कोई थकान, ना मुझे बॉडी कोई एक हो रही थी, एज कंपेयर टू क्रोसिन। क्रोसिन में बुखार 6 घंटे के बाद बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन 6 घंटे तक मुझे थोड़ा बहुत फीवर तो था और मैं उतना अच्छा फील नहीं कर रही थी। ऐसे केसेस में जब हमको डिसीजन लेना होता है तो हम ये टेस्ट का अप्लाई करके देखते हैं कि कौन सा मेडिकेशन मुझे ज्यादा सूट कर रहा है, और उस समय हम ये डिसाइड करते हैं कि हम एफ टेस्ट लगा रहे हैं या टी टेस्ट। टी टेस्ट के साथ क्या कहानी होगी? जब सैंपल्स लेस देन 30 होंगे हम टी टेस्ट लगाते हैं, जब सिर्फ मीन के बारे में हम बात करते हैं तब टी टेस्ट लगाते हैं। जहां हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बात करते हैं वहां हमें क्या लगाना पड़ता है? हमें वहां पर एफ टेस्ट लगाना पड़ता है। यानी हमें देखना पड़ता है जब 2 इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, क्या डेटा वेरी कर रहा है, तब हम एफ टेस्ट को अप्लाई करते हैं। और जनरली ये क्या होता है, हम इसमें टेस्ट क्या कहते हैं? वेदर 2 सैंपल्स, जो भी हमने सैंपल्स लिए वो क्या ये बता रहे हैं कि वो नॉर्मल पॉपुलेशन से दिए गए हैं और उनका वेरिएंस सेम है। इन सभी चीजों में हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं? एफ टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएंस क्या डिफरेंस हो रहा है वो पता किया जाता है, इसलिए इसको वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी कहा जाता है। अब कहां पर क्या अप्लाई करना, मैंने अभी आपको बताया अभी कि अगर हम नॉर्मल पॉपुलेशन से देख रहे हैं और जब हमको इक्वल वेरिएंस लगाना होता है, ये टाइप 2 में जहां पर मीन भी दिया है और वेरिएंस भी दिया है, पहले हम एफ टेस्ट लगाते हैं इक्वल वेरिएंस पता करने के लिए, फिर हम उसी डेटा पे टी टेस्ट लगाते हैं इक्वल मीन पता करने के लिए। टाइप 1 जब सिर्फ वेरिएंस पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया है कि क्या उन दोनों में डेटा जो है वो बहुत वेरी कर रहा है, तब हम सिर्फ वहां पर एफ टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, यहां तक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि हम एफ टेस्ट कब लगा रहे हैं और हम टी टेस्ट कब लगा रहे हैं। लेकिन अब हम कहानी कहां से शुरू करेंगे? ये है हमारे सारे फॉर्मूले, इसको मैं दोबारा आपको दिखाऊंगी जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जो एफ टेस्ट है उसमें ये S1 जो दिख रहा है आपको अभी स्क्रीन पे, इसका मतलब है दिस इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर या वेरिएंस कहेंगे। जब हम समेशन ऑफ x1 माइनस मीन का स्क्वायर करते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं? S1 स्क्वायर करते हैं। ठीक है, और S2 स्क्वायर क्या है? जो दूसरा सैंपल हमने लिया उसका भी हम क्या करेंगे? उसका भी जब हम डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल के स्क्वायर करेंगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स करेंगे। अब 2 चीजें होती है, आपने क्या कल ये समझा कि हम n कब लगाते हैं और n-1 कब लगाते हैं? ये कोई बता सकता है? कई डेटा में आप देखेंगे कि डिवाइडेड बाय n रहता है, कई डेटा में n-1 रहता है। तो ये दोनों डिफरेंस क्यों होता है? क्या कोई क्लास में ये बता पाएगा? आपने कहा कि आप लोग मीन, मीडियन और 12 से इसको पढ़ रहे हैं, तो ये चीज मालूम है आपको कि n और n-1 में क्या डिफरेंस है? कोई बता पाएगा क्लास में? मैम आप या हाँ में आंसर करें या ना में आंसर करें? हाँ हाँ बोलिए। मैम जो n और n-1 लगाया जाता है
वो बायस करेक्ट्स हम्म, के लिए लगाते हैं हम सैंपल मीन में, और जनरली जब हम इनिशियल पढ़ते थे तो हम इसे बायस करेक्ट्स के लिए यूज करते थे। बायस करेक्ट तो एक शब्द हो गया बेटा, लेकिन तुमको ऐसे मतलब समझ में आया क्या कब बायस्ड है? आपको डेटा देख के समझ में आएगा कि बायस्ड कब है? मतलब कौन से डेटा को? मैं अगर एक क्वेश्चन, आपको भी एक क्वेश्चन देती हूँ मैं, ठीक है? जैसे आई हैव टेकन अ डेटा ऑफ फ्रॉम पॉपुलेशन। मेरे पास मेरे घर में 4 डॉग हैं, ठीक है? 4 डॉग का मुझे हाइट देखना है कि इसका वेरिएंस जो है वो ठीक है या नहीं है। इन चारों डॉग्स का मुझे देखना है। तो मैं इसमें n लूंगी या n-1 लूंगी? मैं 4 डॉग पे रिसर्च कर रही हूँ, तब मुझे क्या लेना चाहिए? एन n लेना चाहिए। और मैं कब इसमें n-1 लूंगी? जब एक आप मतलब सैंपल ऑड हो, बढ़ जाए। वेरी नाइस। अगर मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ और मैं उसमें सारी डेटास को ले रही हूँ, मतलब ऑल पॉपुलेशन आई एम कंसिडरिंग फॉर माय इवैल्यूएशन, तब मैं n लिखती हूँ, ठीक है? जब मैं पॉपुलेशन लेती हूँ तो मैं क्या लेती हूँ? n से डिवाइड करती हूँ, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, क्योंकि ये डिसीजन मेकर होता है। हम लोग जनरली डिग्री ऑफ फ्रीडम में इसको यूज करते हैं, तब हम उसको n कंसिडर करते हैं। n-1 कब करते हैं? जब हम सैंपल ले रहे हैं, हम होल पॉपुलेशन को नहीं ले रहे, क्योंकि सैंपल हमारा क्या होता है? बायस्ड होता है। कैसे? जैसे आप मेरे ख्याल से मैक्सिमम बॉयज बैठे हुए हैं इसमें। क्रिकेट में आपको पता है कि एवरेज आपको कितना बनाना है? एवरेज कैसे रन कैसे लेते हैं हम लोग? 4 रन रेट होना चाहिए, ऐसा समझ में आएगा? अब जी जी। पर्सन को 4 रन रेट होना चाहिए। अब वो कितना स्कोर बनाएंगे? तो जितने भी लोग होंगे, हम मान लीजिए उसमें कितने प्लेयर्स हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं ना। लेकिन हम डेटा किस पे एनालाइज करेंगे? 10 लोगों पे, क्योंकि अगर ये 10 लोग फ्री हैं कुछ भी बनाने के लिए, लेकिन 11th वाले पे हमेशा प्रेशर रहेगा कि उसको इतना खींच के ले जाना है कि रन रेट 4 पे आ जाए, 3.9 पे ना पहुंच जाए, ठीक? 11th पर्सन इज नॉट फ्री, उसको हमेशा एवरेज को बैलेंस करने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब ये 10 में ऐसा हो सकता है पहला वाला 50 बना के आउट हो जाए, दूसरा वाला 100 बना ले, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम टेलिंग। बट इनके में कुछ नहीं होगा। लेकिन अब हमको मालूम चल गया कि मेरा रन रेट अभी तक 3.8 पहुंच गया है। लास्ट वाले पे प्रेशर रहेगा कि वो कितना खींचेगा, कितने चौके कितने छक्के उसको मारने हैं कि उसका रन रेट 4 पे आ जाए। ये बात समझ में आ रही है? यस मैम। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? n कब लेते हैं? जब हम पूरे पॉपुलेशन को डिटरमाइन कर रहे हैं। और हम n-1 कब लेंगे? जब हम एक सैंपल को डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, ये f के फॉर्मूला में हम जब भी f के फॉर्मूला क्या है? f टेस्ट जब हमको अप्लाई करना होगा तो हमको वेरिएंस पहले सैंपल का स्क्वायर जो वेरिएंस ऊपर लिखना होगा न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर कहलाता है, दिस इज डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है? ये स्क्वायर हमको लेना पड़ता है, लेकिन हम हमेशा ध्यान रखते हैं अगर ये सैंपल बड़ा है, जो भी बिग वैल्यू है, मान लीजिए S1 स्क्वायर मेरा 40 है और S2 स्क्वायर मेरा 30 है, तब तो मैं कैसे लिखूंगी? S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर लिखूंगी, ठीक? लेकिन मेरा कोई और एग्जाम्पल में S1 स्क्वायर 35 है एंड S2 स्क्वायर मेरा 40 है। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 40। तब मेरा फॉर्मूला एफ टेस्ट में क्या हो जाएगा? मैं एफ टेस्ट में S2 स्क्वायर को ऊपर रखूंगी और S1 स्क्वायर को नीचे रखूंगी। ये क्यों करते हैं हम लोग? हमें ये चेक कर लेना होता है कि लार्जर एस्टिमेट ऑफ जो वेरिएंस होगा वो हमेशा न्यूमरेटर में होगा, हमेशा न्यूमरेटर में होगा, और तभी हम फिर टेबल में उसकी वैल्यू देखेंगे। तो हम कभी भी मतलब रॉन्ग साइड नहीं जाएंगे, हमारा आंसर जो है वो हमेशा करेक्ट आएगा। एफ टेस्ट में बहुत चीजें हैं। अब मतलब जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें 1 टेल टेस्ट देखते हैं, 2 टेल देखते हैं, राइट हैंड साइड 1 टेल राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, बट इतना मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में कवर नहीं होगा। आई ट्राई कि मैं कहाँ तक आपको लेके जाती हूँ, क्योंकि शायद अलॉटेड टाइम इज 1 आवर,
सुयश, ये मैंने आपको बेसिक बता दिया था कि टी टेस्ट और एफ टेस्ट हम कब कब अप्लाई करते हैं। मैं इसको अभी नहीं रिपीट कर रही हूँ, मैं आपको सीधे अभी लेकर जा रही हूँ कहाँ पर, इनके बेसिक को। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप सभी को मालूम है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला निकालना होगा, इसलिए मैंने आपके जस्ट समझने के लिए यहाँ पर फिर से लिख दिया है। कभी भी डेटा जो है, अगर जैसे देखिए आपको ये हाइट दिख रही है लोगों की, ये डायग्राम आपको ऊपर का दिख रहा है स्टूडेंट्स, क्या ये विजिबल है अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें 5 बच्चे खड़े हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, सबकी हाइट दी हुई है यहाँ पर कि 155 है, 155 दो लोगों की है, दो लोग 154 है, फिर 164 है, 168 है। मैं जब इसका एवरेज निकालती हूँ, एवरेज कैसे निकालूंगी, ये मैं पांचों को ऐड करूंगी एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स कर दूंगी, तो मेरी हाइट कहाँ पर आ रही है, मीन मेरा आ रहा है 160। जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक मैथमेटिशियन जो था वो हाइट निकाल लेता, उसको समझ में आया अरे मीन तो 160 है, और अगर उस नदी की हाइट मान लो 160 सेंटीमीटर होती तो वो क्या करता, वो सोचता कि हम सब आराम से निकल जाएंगे क्योंकि मेरा एवरेज तो 160 आ गया है। लेकिन ये दो बच्चे जो यहाँ पे खड़े हैं, ये दोनों डूब गए होते उस समय, तो इनको फिर क्या डिसीजन लेना चाहिए। मीडियन क्या होता है, मीडियन हमेशा पूरे डेटा को दो भागों में डिवाइड करता है। मीडियन उस लेवल पे खड़ा होता है, उससे ऊपर भी उतने लोग होते हैं, उससे नीचे भी उतने लोग होते हैं। तो मिडिल पार्ट हमको हमेशा कौन बताता है, मीडियन। तो जब भी हमको सैलरी पूछनी होती है, जैसे कि अगर कोई वर्कर पूछे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी कितनी है लोगों की, तो अगर वो एवरेज सैलरी बताएगा तो आपका डिसीजन बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर की सैलरी है 2 लाख रुपए और नॉर्मल जो वर्कर वहां पर आया है उसकी है 10,000, ठीक। इन दोनों का हम एवरेज लेंगे तो कितना आएगा, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,10,000 डिवाइडेड कुछ 1,05,000 होगा। अगर एवरेज सैलरी कोई पूछता है तो ये तो बड़ा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। मुझे लगेगा ओ मैं ज्वाइन करूंगा तो लगभग 1 लाख तो मुझे मिल ही जाएगी, बट ऐसा कभी नहीं होता है ना, क्योंकि हो सकता है उसके लेवल के अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिले, हो सकता है उसको सिर्फ 50,000 मिले, हो सकता है उसको सिर्फ 40,000 मिले। तो सैलरी वाला अगर हम चीजों को देख रहे हैं, जब हमारा डिसीजन मेकिंग किस चीज पे होगा, जब हमको इवैल्यूएट करना है दो चीज, तो हम जनरली मीडियन को फॉलो करते हैं। मोड को हम कब फॉलो करते हैं, जब कैटेगरीज डेटा में दी होती है। कैटेगरी मतलब अब मुझे एक शॉप ओपन करनी है और शॉप ओपन करने के लिए मैंने सोचा कि मैं रेस्टोरेंट चलाना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं रेस्टोरेंट में क्या क्या चीजें रखूं ताकि नया ग्राहक मेरे रेस्टोरेंट में आए, तो मैं सोचूंगी कि पहले मैं मार्केट सर्वे करके देखती हूँ कि यंग यूथ जो है वो किसको डिमांड ज्यादा करता है। तो मैंने सभी जगह पता किया, तो मैंने सोचा सैंडविच ठीक रहेगा, मैं इतनी सारी मशीन्स तो अभी खरीद नहीं सकती। अब मैं सैंडविचेस में कौन सा सैंडविच ज्यादा पॉपुलर है, दीज आर कैटेगरीज, चीज सैंडविच या पिज्जा बेस्ड सैंडविच या ग्रिल्ड सैंडविच। अगर मैं ये 3 कैटेगरी अभी ले रही हूँ, अगर ऐसे कैटेगोरिकल डेटा है, यानी गोरा है, काला है या दोनों मिला हुआ डस्की फीचर्स वाले हैं, इसमें कैटेगरी आ गई, मैंने डिफरेंट चीजें बताई और मुझको इसमें डिसाइड करना होगा तो सबसे अच्छा डेटा कौन सा होता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मोड होता है, क्योंकि मोड बताता है कि सबसे अधिक रिपीटेड आइटम कौन सा है। यानी मैं सभी जगह जाऊंगी और पूछूंगी आपके यहाँ पे जो यंगस्टर है वो सबसे अधिक क्या डिमांड करते हैं, तो वो बताएगा ग्रिल सैंडविच। फिर मैं दूसरे शॉप में गई या दूसरे एरिया में मैंने जाके पता किया और मुझे एवरेज में मालूम चला अरे तो ग्रिल सैंडविच ही लोग मंगाते हैं। तो जब मैं अपनी शॉप स्टार्ट करूंगी तो डेफिनेटली मैं ग्रिल सैंडविच के 3 नाम रख दूंगी, ग्रिल सैंडविच विद गार्लिक, तंदूरी ग्रिल सैंडविच, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये ग्रिल्ड कॉन्सेप्ट लोगों को अट्रैक्ट करेगा। इस समय डिसीजन मेकिंग के लिए मेरे पास ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, मोड की डेटा रहेगी। इसी चीज को मैंने यहां पर बताया है एक एग्जांपल से। ये कैटेगरी 3 है कि एक बर्ड है, एक सी हॉर्स है और एक एलिगेटर है। तो ये कैटेगरी है कैसे, क्योंकि
बर्ड येलो कलर की है, मैंने उसकी कैटेगरी कलर वाइज डिवाइड की, मुझे कौन सा एनिमल कौन से कलर में पसंद है, तो इस पे मैं जनरली कौन सी डेटा को देखूंगी, मुझे कभी भी डिसाइड करनी होगी कोई चीज, मोड मुझे हमेशा हेल्प करेगा। मीडियन मुझे कब कब करेगा, जब मुझे वाइड रेंज किसी चीज की दी है और मुझे बेटर चॉइस करना है, तो मैं देखूंगी कि मिडल कितनी चीजें उसके ऊपर है, कितनी उसके नीचे है। सैलरी में मैं हमेशा मीडियन देखूंगी। मीडियन सैलरी से मुझे पता लगेगा 4 लोग हैं तो मुझे समझ में आ जाएगा, और चारों की किसकी एक की सैलरी है 10,000, एक की सैलरी है 15,000, एक की सैलरी है 1 लाख और एक की सैलरी है 2 लाख, जो पहले भी बताया। क्यों? तो अब 4 रहता है तो मीडियन में क्या करते हैं हम लोग, अगर 4 डेटा हो, मैंने क्या क्या बता दिया आपको, 10,000 वन डेटा, दूसरी है 25,000, थर्ड इज 50,000, फोर्थ इज 1 लाख, अगर मैं अभी ये एग्जांपल लेती हूँ, या फिर मैं कोई एक और डेटा लेती हूँ 10,000, 25,000, 50,000, 70,000 एंड 1 लाख। क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, क्या होता है, हम कैसे मीडियन, इसमें मीडियन कौन सा है कैसे पता करेंगे? n+1/2. n plus 1 upon 2, because this is a discrete series or this is an individual series. So we'll take n plus 1 upon 2. 1, 2, 3, 4, 5. So 6 by 2th item we'll take. Third item. 1, 2, 3. So my median salary is how much? 50,000. मुझे ये समझ में आ जाएगा कि 50 से ऊपर भी उतने ही लोग होंगे जितने 50 के नीचे होंगे। देखो यहाँ भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, तो मुझे समझ में आ जाएगा अगर मैंने किसी कंपनी की सैलरी पूछी कि आप एवरेज सैलरी या मीडियन सैलरी कितनी देते हैं, तो मुझको ये बात समझ में आ जाएगी कि लगभग 50,000 तो मेरी सैलरी हो सकती है, क्योंकि इससे ज्यादा भी हो सकती है 50 से, इससे कम भी हो सकती है। ये मेरा डिसाइड करने वाला फैक्टर होगा। और अगर ये 4 है तब मेरा मीडियन क्या निकलेगा? अगर ये 4 वैल्यू है तब मीडियन क्या होगा मेरा? कोई बता मैम, पाएगा? हाँ, अगर ये 4 होंगे तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 लगता है फॉर्मूला। कौन सा लगता है? ये जैसे 4 आइटम्स हैं तो सेकंड आइटम एंड थर्ड आइटम को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। वेरी नाइस। हम n प्लस 1/2th आइटम ही करते हैं, मतलब 5/2। 5/2 का क्या मतलब हुआ? 2.5। मुझे देखना ये 2.5 कहाँ आया। 2.5 मीन्स मैं सेकेंड एंड थर्ड इन दोनों को ऐड करूंगी और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगी, तो मेरी मिड वैल्यू निकल आएगी। कितनी आएगी? 25 प्लस 50 करूं, 75,000 डिवाइड बाय 2 करूंगी तो कितना आ जाएगा? 37,500। हाँ, तो मुझे समझ में आएगा मेरी मीडियन सैलरी कितनी है? 37,500। ठीक है, तो ये जब मुझे सैलरी में डिसाइड करना होगा, इसमें क्या ये ऊपर का आपको कार्टून दिख रहा है कि उसने क्या पूछा है? ये स्टूडेंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? यस मैम, एग्जैक्टली वर्ड्स तो नहीं उसमें लिख रहे, वो दिख रहा है बट वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं उसमें, ठीक दैट्स है। अ गुड सॉल्यूशन है। ओके, अब डेटा क्यों मिसलीड करता है? अब क्वेश्चन हुआ हमारा, ये जस्ट मैं आपको फास्ट बताऊंगी क्योंकि आप कह रहे हो कि आपको मीन मीडियन बोर्ड में बहुत कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, लेट्स, मैं इसको स्किप कर देती हूँ क्योंकि आप लोगों को अगर क्लियर है तो इट्स बेटर कि मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बाद एफ टेस्ट को सीधे अप्लाई करके बताऊं, इसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? मीन मेजर्स और सेंट्रल टेंडेंसी में तो हमको पोजिशनल वैल्यू पता लग गई उन लोगों की, ठीक है, या हमको एवरेज पता लग गया, या कितना ऊपर है कितना नीचे ये मुझे समझ में आ गया। लेकिन ये डेटा वेरी कितना करता है ये मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। जनरली आप लोगों ने इस तरह का ग्राफ देखा होगा कि अगर मैं सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन लेती हूँ तो 68% डेटा को कवर करता है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं ले लेती हूँ तो अराउंड 96% कवर करता है, और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लेती हूँ तो 99%। इसका मतलब मालूम है लोगों को कि ये क्या होता है?
क्या इसका मतलब मालूम है आप लोग? हाँ या ना में बताओ, मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ती जाऊंगी फिर। नो मैम। ओके, आज इसको हम लोग, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी ताकि ये आपको फिर समझ में आएगा कि ये वेरिएंस का क्या मतलब है। हमको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सिंगल डेटा मिल जाता है, ये बात समझ में आ गई। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमको ये बताता है कि मीन से डेटा कितना दूर है। ठीक, ये जस्ट फॉर्मूला है, ये देख लीजिए। मैं पहले आपको ग्राफ से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, दो चीजें मैंने यहां पर ली हैं। ये दो डेटा है। ठीक, इस डेटा को मैं लेती हूँ तो देखो कितना पास पास है, 80, 85, 85, 90 एंड 95। जब मैं इसका मीन कैलकुलेट करती हूँ, मीन मतलब मैंने सबको ऐड किया, डिवाइडेड बाय 5 किया, तो मेरा मीन कितना आया? 87। ये डेटा देखो, जब मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करती हूँ तो ये कितना दूर दूर, बड़ा ही वेरी कर रहा है डेटा। मतलब कोई भी चीज आसपास नहीं है, लेकिन मैं एवरेज निकालती हूँ तो एवरेज 87 है। मतलब इन दोनों डेटास को मैं देखूं तो दोनों का मीन 87 है, लेकिन इन दोनों में मुझे कोई चीज को सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था कि मुझे कोई ड्रग सेलेक्ट करना होगा, तो आई विल प्रेफर दिस, क्योंकि इस डेटा में डेविएशन बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब मैं कभी भी इसको चूज करूंगी तो माय डिसीजन विल बी सेफ फॉर मी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे एवरेज मतलब 87, चलो इसी के आसपास ही होगा, बट एक डेटा कहाँ है 150 है, एक डेटा कहाँ है 25 है, तो मैं कभी भी एनालाइज नहीं कर पाऊंगी कि मैं कौन से पोजीशन पे खड़ी रहूंगी। मेरे को कभी भी किसी कंपनी के लिए कोई चीज डिसाइड करना होगा तो यहाँ पे एज कंपेयर टू दैट डेटा बहुत आसपास है। जैसे इसको फिर से मैं आपको ड्रग के एग्जाम्पल से समझाऊं कि जो ए ड्रग है वो क्या हुआ है, उसके बेनिफिट लोगों को कैसे मिले हैं, मतलब बड़े सेग्रीगेटेड है, दूर दूर है। किसी को बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिला है, किसी को बहुत ज्यादा मिला है, बाकी लोग यहाँ आसपास है। ड्रग बी को मैं अगर देखती हूँ तो हर एक को ऑलमोस्ट जो बेनिफिट है वो इसी डायग्राम में आ गया है। मतलब उसका स्टैंडर्ड डिविएशन, मैं मीन देखती हूँ तो मीन मुझको एक जैसा दिखता है, ठीक है। लेकिन जब मैं स्टैंडर्ड डिविएशन देखती हूँ, मतलब मीन से बाकी डेटा, सारे डेटा को कंपेयर करती हूँ, तो मुझे पता लगता है कि बी ड्रग में सारी डेटा उसके आसपास है। तो मैं हमेशा डिसीजन कौन सा लूंगी, इस वाले ड्रग का लूंगी। इसको और ढंग से यहां देखो एक्सप्लेन होता है। ये एक तरफ हमने कमरे में बॉयज को खड़ा कर दिया, एक तरफ हमने कमरे में गर्ल्स को खड़ा कर दिया। मुझे ये चेक करना है कि कितना डेविएशन है, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं उनके बालों की लेंथ में। मैं क्या अभी डिसाइड करने वाली हूँ, हेयर लेंथ में डेविएशन कितना है। तो मैं बॉयज का देखूंगी तो बॉयज का तो वेरी शॉर्ट, जरा सा लॉन्ग, हार्डली कोई लड़का, आजकल अपन देखते हैं कि लोगों की चोटियां होती हैं, बट अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लूं तो बॉयज का हेयर ऑलमोस्ट एक जैसा होगा। मेरा डिसीजन बॉयज के हेयर में हमेशा बहुत करेक्ट रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इट्स विल बी अ शॉर्ट, और आपस में डेटा बहुत वेरी नहीं करता। मतलब अगर मेरा मीन मान लो ये बीच वाला बंदा जो है, इसका मैं अगर सबकी हेयर की हाइट को ऐड करके डिवाइड करती हूँ तो इसकी मान लो कि ये 1 इंच आती है, तो बाकी कितने होंगे, 1 इंच से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, ये थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। मतलब इनमें पूरे डेटाज में वेरिएशन कितने का होगा, हार्डली। हाइट में अगर मैं 1 इंच देख रही हूं तो 1 इंच से आप मतलब मान लो इसके 2 इंच, ऐसे मैं समझाती हूँ, 2 इंच बीच वाले का हेयर था। तो अगर मैं डिस्बर्समेंट भी देखती हूँ तो 0.5 इंच का फर्क आएगा। मतलब सबसे कम बाल वाला 1.5 इंच बाल होंगे और सबसे ज्यादा बाल वाला 2.5 इंच होगा। लेकिन अगर मैं हेयर डिफरेंस गर्ल्स में देखूंगी तो गर्ल्स में एवरेज मेरा कितना आ जाएगा, क्योंकि किसी के बहुत लंबे बाल होंगे, किसी के बहुत कम ऐसे होंगे जिनके बहुत छोटे बाल होंगे। तो मैं अगर लेंथ वाइज मेजर कर रही हूँ तो मेरा डिस्बर्समेंट डेटा कितना होगा, मैं मीन देखती हूँ तो मीन मेरी 4 इंच बालों की है। लेकिन वेरिएशन कहाँ है, किसी का 10 इंच भी बाल है और किसी का 2 इंच भी बाल है। आप देखें डेटा मेरा वेरी कितना कर रहा है, 4 इंच अगर मेरा मीन है तो 2 इंच से लेके 10 इंच तक। तो मैं ज्यादा अच्छा, अगर मुझको डिसीजन लेना हो कि हेयर कैसे रखने हैं, तो मेरा डिसीजन बॉयज के हेयर में इसलिए जाएगा क्योंकि उन
उनके हेयर में डिसीजन मेकिंग में बहुत वेरिएंस नहीं है। मुझे कभी भी मैं कोई चीज डिसाइड करती हूँ तो वो रॉन्ग नहीं होगी। क्या ये अभी आप लोगों को समझ में आया कि वेरिएंस का क्या मतलब हुआ? जैसे मैं एक और एग्जांपल बता देती हूँ आपको यहाँ पर। एक कंपनी है, उसका प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में आया 50%, सेकेंड ईयर में -15% और एक और साल में 3%। मैं मीन अगर निकालती हूँ, मीन देखो अगर मैं ऐड करूँ 50 प्लस -15 प्लस -5 कितना है? -15 -5 कितना हो जाएगा? -20। 50 -20 विल बी 30। 30 डिवाइडेड बाय 3 है ना, 3। मेरा एवरेज कितना आ रहा है? देखो पॉजिटिव आ रहा है 10%। अगर मैं मीन लेके चलती हूँ तो मुझे लगेगा कंपनी इज वेरी गुड, मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे, 10% तो रिटर्न मुझे आ ही जाएगा। लेकिन अगर मैंने सिर्फ एवरेज को देख के इन्वेस्टमेंट कर दी तो हो सकता है कि कल मुझे पता लगे कि मेरा सारा पैसा डूब गया। मैं यहां से वेरिएंस चेक करूंगी, मैं देखूंगी मेरा मीन कितना है, 10 पे है। पहला डेटा फर्स्ट ईयर का कितना गया, 10 से यानी 40 बढ़ा, ये 50% पे, ये इतना वेरी कर रहा है। दूसरा डेटा मेरा कितना गया, -15। तीसरा डेटा मेरा कितना गया, -5। ठीक, तो ये मेरे को पता लगेगा मेरे मीन से बाकी डेटा कितना दूर या पास है। ये मुझे डिसाइड करने में हमेशा हेल्प करेगा, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होगी तो मतलब मेरा डिसीजन उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहां पर डेटा बहुत वेरी नहीं करेगा, आसपास होंगे। मतलब 10% नहीं प्रॉफिट मिलेगा तो 11% मिल जाएगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत हाई होगा, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कैलकुलेट करती हूँ और हाई होगा तो उसका मतलब है कि भाई दिखा 10% रहा है लेकिन हो सकता है कि मुझको लॉस हो जाए। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे ये एक और एग्जांपल से, दिस इज अ मीन, मैंने डॉग की हाइट्स ली हैं यहाँ पर, और ये क्या चीज है, ये डॉग की हाइट कितनी आई, मेरी मीन हाइट जो डॉग की आई है वो 16 आई है। मेरे पास कितने डॉग्स हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 है। मैं अब चेक करूंगी मीन हाइट ये है, मेरे पहले डॉग की हाइट नहीं, मेरे केजी, वो कितने किलो का है, वेट देख रही हूं मैं अपने डॉग्स का। तो मीन एवरेज तो आ गया 16। अब मैं देख रही हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन वेरी कितने कर रहे हैं, डेटा कितना डिस्पर्समेंट है, जो कि हम नॉर्मल कर्व से भी चेक करते हैं। तो पहला जो डॉग है वो कितना दूर है मेरे मीन से, डॉग का वेट इज 10 kg, तो यानी 6 kg का डिफरेंस है। दूसरा डॉग कितने का है, 12 kg का है। तो कितना डिफरेंस है मेरे मीन से, 4 kg का। ठीक है, तो ये मैं देखती हूँ कि मेरे जो डेटा है वो मेरे मीन वैल्यू से कितना दूर या पास है। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा रहेगा हायर वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5.3, और अगर मैं दो डेटा को कंपेयर कर रही हूँ और दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 0.40, तो मैं किस सैंपल के साथ या किस कंपनी को प्रेफर करूंगी, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा। उसका मतलब उसके जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब उसका वेरिएंस कितना होगा, अगर ये मीन वैल्यू होगी तो डेटा जो है वो बहुत आसपास होंगे। ठीक है, तो मतलब हमको कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टूडेंट्स, क्या ये बात समझ में आई है आप लोगों को? Yes, ma'am. यस मैम, यस मैम। अब देखिए ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से जो मैंने पहले पूछा था, हम जनरली लेते हैं कोई भी मीन वैल्यू, जैसे पिछले डॉग की हाइट में हमने कितना लिया, मीन वो 60, तो यहाँ पर ये 16 मान लो। ठीक है, अगर हम 1 स्टैंडर्ड डिविएशन उसमें ऐड करते हैं तो वो कितने डॉग के केजीज को इंक्लूड कर लेता है, 68। यानी अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन में हम जोड़ रहे हैं तो इट्स अ गुड डिसीजन। हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन उसमें ऐड कर, एक एग्जांपल से यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, ताकि उसका क्लियर कट आपको मतलब समझ में आ जाएगा। तो मतलब मैं 95% डेटा को कवर कर ले रही हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है, ये डिफरेंट हाइट्स के डॉग है मेरे पास। ठीक है,
और मुझे इनकी हाइट को मेजर, मैंने सबकी हाइट को मेजर कर लिया। एक 660 मिलीमीटर है, एक 470 है। मैंने इनके मिलीमीटर्स में मैं इनको ऐड कर रही हूँ क्योंकि डॉग की हाइट बहुत कम होती है। जब मैंने इनकी हाइट को ले लिया, अब देखिए मैं इसका, ये दिस इज अ फॉर्मूला में तो आपको नहीं कंफ्यूजन होगा x माइनस एक्स बार क्या होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमको एफ टेस्ट में इसमें करके देखना पड़ेगा। ठीक, मैं अभी आपको इसमें नॉर्मल में समझा रही हूँ। मैंने सब हाइट्स जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाई, ये देखिए नीचे ये सबकी हाइट्स दी हुई है। ठीक है, इन सारे हाइट्स को जब मैंने जोड़ा 1 2 3 4 5 नंबर, तो मेरा मीन कितना आ गया? 394 आ गया। मुझे पता लगा ये मैंने डॉग को चार्ट में रखा हुआ है और मुझे मालूम है मीन हाइट ऑफ डॉग कोई डिसीजन देता है तो मेरी मीन हाइट इतनी है। आप देखिए उससे उस पर कोई भी डॉग आ नहीं पा रहा है अच्छे से, बस इसके बस कान बड़े हैं तो ये आसपास आ रहा है, अदरवाइज ये मेरे को डेटा बहुत अच्छा डिसीजन नहीं दे रहा है। तो मैं बोलूंगी चलो ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, एक एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड कर देती हूँ मीन में। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करने से मेरे डिसीजन में क्या फर्क पड़ता है? तो जब मैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकाला तो वो 147 हाइट आ रही है। तो मेरा पहले मीन कितना था? मीन वॉज 394। 394 में मैं क्या ऐड करूंगी? मैं 140, ये देखो ये ग्राफ देख रहे हैं, ये दिस इज 397 पर हूं मैंने 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड कर दिया। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 147 मैंने यहां कैलकुलेट किया हुआ, दिस इज 147। 147 को जब मैं ऐड करती हूँ ऊपर नीचे दोनों, अब देखो डॉग की हाइट कितनी कवर हो जा रही है। ये देखिए ऑलमोस्ट सारे डॉग इसमें आ जा रहे हैं। अब मैं डिसीजन क्या लूंगी? मैं बोलूंगी स्टैंडर्ड डेविएशन ने मुझको क्या हेल्प की इसमें? मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ने हेल्प की कि रॉटवेलर्स, ये रॉटवेलर डॉग है और ये डैश हाउंड है ना, डैश हाउंड। मैंने डिसीजन में ये लूंगी कि रॉटवेलर्स जो हैं दे आर वेरी टॉल, क्योंकि मेरे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से वो बाहर गए और डैश हाउंड उससे नीचे पर है। तो ये these dogs are very like their height, they are very tall dogs and dash hounds are bit short dogs. ये क्या डिसीजन लिया? मैं स्टार्ट कहाँ से किया था मैंने अपनी स्टोरी? मेरे पास जो डॉग हैं उनकी हाइट कैसी है, या मुझे किसी डॉग के बारे में कोई डिसीजन देना है तो मैं क्या डिसीजन दूंगी? तो मैं बोलूंगी डॉग सबकी तो मीन हाइट 394 होती है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन ने मुझे कैसे हेल्प किया? जैसे ही मैंने इसमें 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड किया तो मैंने देखा 68% तो आ गए। 2 डॉग्स जो हैं वो ऊपर नीचे हैं, तो मैंने बोला जनरली डॉग्स की सेम हाइट होती है, लेकिन जो रॉटवेलर होता है, वो जो डैश हाउंड होता है, डैश हाउंड छोटा होता है हाइट में और रॉटवेलर जो होता है रॉटवेलर वो हाइट में बड़ा होता है। तो ये दिस इज डिसीजन एनालिसिस देनी हो, कोई डिसीजन देना हो तो मैं उसमें कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा में क्या डिसाइड, फाइनली मैंने क्या कंक्लूड किया? अमूमन डॉग्स की हाइट एक जैसी होती है। हाँ, रॉटवेलर लंबा होता है और डैश हाउंड छोटा होता है, जो कि आप मीन में नहीं समझा पाते। मीन में तो कुछ कुत्ते छोटे होते हैं और कुछ डॉग्स बड़े होते हैं, बट कौन? यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। बहुत क्लियर कट एग्जाम्पल आप नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम एक और स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड कर लेते, मान लीजिए मैं 147 और ऐड कर देती, यानी मैं अब अपने मीन में +2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड -2 स्टैंडर्ड डेविएशन कर रही हूँ। देखिए जब भी हम नॉर्मल कर्व देखते हैं, इस नॉर्मल कर्व को आपने काफी बार देखा होगा, है ना स्टूडेंट्स? इस कर्व को देखा है आप लोगों ने? यस मैम। ये इसको बताता है कि मेरा मीन डेटा कितना स्प्रेड है। मीन इज 16, बेल कर्व, इसलिए इट्स अ नॉर्मल बेल कर्व।
लेकिन जब मैं इसमें 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करती हूँ और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन लेस करती हूँ, तो मैं डिसीजन 68% ऑफ चीजों को मैं इंक्लूड कर लेती हूँ। जो बचे हुए लोग हैं उनके बारे में मैं डिसीजन दे सकती हूँ। अगर बहुत ज्यादा स्प्रेड है डेटा, तो व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड आई विल डिडक्ट 2 standard deviation. That will cover 95% of my data. Then also I'll be able to analyze or give the conclusion in a right way, or I'll tell about how the data are distributed and what will be my decision, whether I will consider that product to purchase or not. Agar like I'm going for a purchase of product, तो ये नॉर्मल कर्व है जो हमको इन सब डिसीजन मेकिंग में लेकर जाता है. दिस इज क्लियर? Yes, ma'am. अब डायरेक्टली आई एम कमिंग टू अब एफ टेस्ट. नाउ रिकैप अगेन. एफ टेस्ट हम कब यूज करेंगे? जब हमको वेरिएंस का पता करना है. ठीक है, लेकिन आज आपकी क्लास में बहुत ज्यादा हम एफ टेस्ट के जो 2 टेल 1 टेल उसका डिफरेंस नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें. जनरली एफ टेस्ट जो होता है हम लोग 7 to 8 लेक्चर्स उसमें लेते हैं. लेकिन जस्ट कि आपको एक बार आइडिया हो जाए कि इसको हमको कैसे करना है. एफ टेस्ट का फॉर्मूला हमको 3 स्टेप्स में देखना होता है. ये 3 स्टेप्स क्या है? फर्स्ट, मुझे कोई भी डेटा मेरे पास आएगी तो मैं पहले उसमें हाइपोथेसिस बनाऊंगी, नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस. सेकेंड स्टेप में क्या करूंगी? मैं स्टैंडर्ड जो वेरिएंस है उसको, जो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको मैं न्यूमरेटर, जिसकी कम होगी उसको मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगी. फिर मैं कंक्लूड करूंगी. कंक्लूड कैसे करूंगी मैं? अगर जो मैंने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट वैल्यू, मैं ये फॉर्मूला डाल के जो कैलकुलेट करूंगी उसे हम एफ कैलकुलेटेड वैल्यू कहते हैं. ठीक है, अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू, फिर मैं एफ के टेबल पे देखती हूँ. वो फॉर्मेट गिवन रहता है जनरली. आपको एग्जामिनेशंस में कई बार वैल्यू ही दे देता है कि आपको टेबल ना देखना पड़े. लेकिन टू स्टार्ट विथ आपको सब चीजें आनी चाहिए, तभी आप SPSS या टेस्ट कोई भी टेस्ट लगाएंगे तो आपको उसका डिफरेंस समझ में आता है, मतलब समझ में आता है कि हम कर क्या रहे हैं उसमें. तो ये हम टेबल पे देख रहे हैं. ठीक है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है जो मैं इससे निकालूंगी, और जो टेबल पे मैं देखूंगी उसको मैं टैबुलेटेड वैल्यू करूंगी. अगर माय कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टैबुलेटेड वैल्यू, यानी जो टेबल में वैल्यू दी है उससे अगर कम है, तो मैं क्या करूंगी? नल हाइपोथेसिस को मैं एक्सेप्ट करूंगी. इसका मतलब कि मैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करूंगी. ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं. इतना टाइम है हमारे पास कि एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन हम एफ टेस्ट का कर सकते हैं. दिस इज अ क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 सैंपल्स आर गिवन, दे आर 9 and 8, और इनका वेरिएंस कितना है? 160 and 90. ये एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें कैलकुलेट नहीं करनी है, सब कुछ दिया हुआ है. मुझे क्या चेक करना है? मुझे ये चेक करना है वेदर सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन. ओके, ये क्या है? वेरिएंस है. ये नॉर्मल पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ किया हुआ है कि नहीं. इसके लिए स्टेप मैंने क्या क्या बताया? माय फर्स्ट स्टेप इज, मैं पहले हाइपोथेसिस डिसाइड करूंगी. मेरा हाइपोथेसिस, variance of population 1 is equal to variance of 2. मुझे बताना है क्या ये नॉर्मल पॉपुलेशन से आया है, डिफर तो नहीं कर रहा है, तो मैं नल हाइपोथेसिस मानूंगी दे आर इक्वल. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मानूंगी दे आर नॉट इक्वल. ये समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. Yes. या स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे. मैंने नल हाइपोथेसिस, कई बार हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैं हाइपोथेसिस कैसे बनाऊं. मैं हमेशा क्वेश्चन को देखते हुए हाइपोथेसिस बनाऊंगी. अगर वो ड्रग वाला क्वेश्चन रहता ना, तो मुझे उसमें पता करना था कि कौन सा ड्रग बेहतर है, तब मैं कैसे बनाती? नल हाइपोथेसिस मेरी होती ड्रग 1 इज इक्वल टू ड्रग 2, एंड मेरी अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती? मुझे बेटर परफॉर्मेंस देखनी थी, ड्रग 1 इज बेटर देन ड्रग 2.
ठीक, तो मैं उसमें ऐसा करके करती, ये समझ गए आप? सॉरी, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, सॉरी, एक मिनट, मैं क्या लिखती हूँ उसमें? आई वुड हैव, मैं उसमें क्या लिखती? मैं उसमें लिखती, अगर मेरे को दो ड्रग को कंपेयर करना था कि कौन सा बेहतर है, तो मैं बोलती कि जो ड्रग 1 स्क्वायर है दैट इज बेटर देन, ये मैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेती, इज बेटर देन ड्रग 2। बट यहां पर मुझको देखना था वो नॉर्मल पॉपुलेशन से है कि नहीं, तो मैं बोलूंगी हाँ दोनों इक्वल है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लूंगी नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। तो मेरे हाइपोथेसिस की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यहां पर। अब मुझे देखना है क्या, मैं स्टेप दिखाती हूँ, ये सेकेंड स्टेप। अब मैं आऊंगी सेकेंड स्टेप पे, मेरी नल हाइपोथेसिस बन गई उस क्वेश्चन में। अब मुझे एफ स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करना है, ठीक? तो मैं एफ स्टैटिस्टिक्स क्या करूंगी, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर पहले वाले का, दूसरे वाले को मैं ऐसे लिखूंगी, जिसकी वैल्यू बड़ी रहेगी मैं उसको ऊपर लिखूंगी। अब मैं देखती हूँ यहाँ पर मुझे, मेरे पास क्या क्या है। 2 सैंपल्स आर 9 and 8 and variance आर 2 सैंपल दिए हैं, N9, N1, N2 8 दिया हुआ है। वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर गिवन है मेरे पास 160, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है मेरे पास 90। अब मुझे लगाना है स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, ये 2 सैंपल्स है, 2 सैंपल्स मैंने लिए हैं। सैंपल लूंगी तो मैं n कैसे इस्तेमाल करूंगी एफ स्टैटिस्टिक्स में? मुझे जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है तब मैं n लिखती हूँ, बट अगर ये सैंपल है तो मैं इसमें क्या लिखूंगी? मैं इसमें लिखूंगी x माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1, ठीक है? क्योंकि ये सैंपल, क्योंकि यहाँ पर मेरे क्वेश्चन में लिखा है मैं सैंपल ले रही हूँ, यहाँ पॉपुलेशन लिखा रहता तो मैं उसको n कंसिडर करती, ठीक है ये बात। अब मैंने जब अपना स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया तो कितना है मेरा वेरिएंसेस इज, दिस इज 160 डिवाइडेड बाय, मैं f को कैलकुलेट कर रही हूँ, पहले वाले का 160 है, न्यूमरेटर में मैंने बड़ा वैल्यू किया और नीचे मैंने डाला क्या चीज, नहीं मैं अभी S1 स्क्वायर निकाल रही हूँ, सॉरी S1 स्क्वायर। मैं फर्स्ट कैलकुलेट करूंगी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, सो माय स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज समेशन x माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो ये कितना दिया हुआ है, x माइनस x दिया हुआ है स्क्वायर 160 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इज, n पहले वाले का कितना है 9, 9 minus 1 that is 8, so 160 divided by 8 will be how much? 20. 20. So my S1 square value is 20. Now I'll calculate S2 square value. That is variance 90 divided by n minus 1 because samples are given. And दूसरे वाले का कितना था? n 8 है. So 8 minus 1. So 90 divided by 7 will be how much? 90 13? 13. ठीक है? स्टूडेंट ये कैलकुलेट करके देख रहे हैं आप लोग? So my standard deviation, second data is 90 divided by 7, that is 13. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, मैं f में दोनों को रखती हूँ, यानी S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर को रखती हूँ। तो मेरी कितनी वैल्यू आती है, S1 स्क्वायर कितना था मेरा 20 डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर मैंने अभी कैलकुलेट किया 13. So my calculated value is how much? 1.54. So my F statistics, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि मैं कितना एरर ले रही हूँ। जब कुछ नहीं दिया रहता है तो जनरली हम लोग 5% मान के चलते हैं कि 5% तो मुझसे गलती होगी ही लेने में। उसके टेबल को हम देखते हैं। तो my
F calculated value is how much? 1.54. अब मुझको टैबुलेटेड देखनी है. टैबुलेटेड में मुझे क्या देखना पड़ता है? ये n से ही मैं देखती हूँ. n-1 इसका मैं 8 देखूंगी और इस वाले का 7 देखूंगी, क्योंकि मैंने इससे भी -1 किया, इससे भी -1 किया. अब मैं आपको दिखाती हूँ F टेबल में. ठीक है, दिस इज योर F टेबल. ये एक सेकेंड, इसको बड़ा करती हूँ. This is my F table slide. Yeah. क्या वैल्यू हमको चेक करना था? एट और 7? Yes, 8 or 7. बैक 8 और 7 है ना. दिस इज माय F टेबल. देखिए ये F टेबल कौन सा है? ये 0.05 वाला मैं देख रही हूँ, क्योंकि 0.01 का भी होता है. ये आगे एक और दिन मुझे लेक्चर लेना है, उसमें मैं समझाऊंगी 0.01 और 0.05 वाले कैसे देखते हैं हम लोग. दिस इज, क्योंकि ये 0.05 वाला टेबल देख रही हूँ, मुझे क्या क्या देखना है? यहाँ से 8 देखना है ना. मैं न्यूमरेटर वाली वैल्यू को हमेशा कहाँ पे देखती हूँ? कॉलम्स में 8. और जो डिनोमिनेटर में था क्या था? वो 8 डिवाइडेड बाय 7 है ना. 9 डिवाइडेड बाय 8 था. 9 - 1 8 - 7 इतना ही आ रहा था ना. Yes. Yes, ma'am. यहाँ से मैं 7 देखती हूँ. 7. अब ये कहाँ पर जाता है? ये जाता है ये वैल्यू 3.725, यानी मैं इसको 3.73 लिख सकती हूँ. ये समझ में आ गया? मैं जो न्यूमरेटर में लिखूंगी उसको यहाँ देखूंगी. ठीक है, जो डिनोमिनेटर में लिखूंगी उसको यहाँ से देखूंगी. इसलिए डेटा कई बार चेंज होती है. कई बार सैंपल, अगर सेकंड सैंपल की डेटा बड़ी रहेगी, सैंपल ज्यादा रहेंगे, तो मैं तब मेरा फॉर्मूला हल्का सा बदल जाता है. तो माय F कैलकुलेटेड वैल्यू इज हाउ मच? 3.73. सो आई अगेन राइट हियर. मेरा F कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आ गई थी? 1.54 आई थी. Yes, ma'am. अभी मैंने टैबुलेटेड वैल्यू कितनी देख ली? 3.725 भी लिख सकती हूँ मैं, 3 भी लिख सकती हूँ. ठीक है. Now I will take the decision. This was my null hypothesis. This was my alternate hypothesis. Here, my calculated value is less than tabulated value. मैंने आपको, और मैं पीछे स्लाइड में जाऊं तो मैंने आपको यहाँ बताया था, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू, तब मैं क्या करती हूँ? नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करती हूँ. ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगी? आई विल एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस. ओके, इट मीन्स व्हाट आई बिलीव. यस, द सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशंस. ठीक है, तो ये मेरी पूरी स्टोरी हो गई F टेस्ट की, कि मैंने कैसे उसको कैलकुलेट किया एंड फाइनली मैंने कैसे उसको एनालाइज किया. जब ये वेराइंस की बात दी रहेगी तो मैं कौन सा टेस्ट अप्लाई करूंगी? F टेस्ट. अगर यहाँ पे मीन लिखा होता तो मैं सिंपली उसको T टेस्ट लगाती. ठीक, और वेराइंस और मीन दोनों दिया रहता तो मैं पहले, क्योंकि इन दोनों में बात हुई थी, जब लगेगा तो पहले F टेस्ट लगेगा और उसके बाद T टेस्ट लगेगा. ठीक है, तो वो टाइप 2 वाले में जनरली हम लोग करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट योर F टेस्ट. कितना टाइम बचा है? क्या मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं जो आप मुझे 7 मिनट बचे हैं. Yes, students, would you like to solve one question? Yes, ma'am. Okay, so this is a question. अब इसमें आप, ऑल्दो मैंने यहाँ पे नीचे में कुछ चीजें लिख दी हैं, बट आपसे क्वेश्चन पढ़ के एक बार समझने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो कोई हेल्प ऐसे मिलता नहीं है. और हमको अगर डिसीजन रिसर्च में भी लेना होता है तो ये चीज हमको जनरली देख के कि हम कैसे एनालाइज करेंगे उसको समझना होता है. क्वेश्चन इज, अ रिसर्च टीम वांट्स टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ अ न्यू ड्रग ऑन इंसोमैनिया. ठीक है, वो नींद नहीं आती है जिनको, उनके लिए वो ड्रग बना रहे हैं. 8 टेस्ट कंडक्ट हुआ.
अब मैं लिखना शुरू करती हूँ क्वेश्चन से कि मुझे क्या मिले। 8 टेस्ट मतलब सैंपल 1 इज 8 और विद अ वेरिएंस ऑफ 600 इनिशियली। इसका वेरिएंस कितना है? इनिशियली 600, ये 1 का है, ठीक है। अब मेरा N2 आफ्टर 7 months 6 टेस्ट वर कंडक्टेड, तो मेरा N2 क्या हो गया? सैंपल 6 और वेरिएंस कितना हुआ मेरा सेकेंड वाले का? वेरिएंस हो गया मेरा 400, ठीक है। अब मेरी नल हाइपोथेसिस क्या हो गई भाई कि इन दोनों में कोई डिफरेंस, दोनों इक्वल है। और मैं अल्टरनेटिव क्या लूंगी? ओ मेरा ड्रग 1 जो है वो ड्रग 2 से बेहतर है, ठीक है। ये मैंने अपनी हाइपोथेसिस बना ली। अब मैं इसको चेक करूंगी। अब मैं इसको चेक कैसे करूंगी? मुझे क्या लगाना है? मैं फिर से जाती हूँ अपनी पहली स्लाइड में। मुझे 3 चीजें करनी है। मैंने नल हाइपोथेसिस, पहले मुझे हाइपोथेसिस बनाना है, मैंने बना ली। मुझे अब कंप्यूट एफ स्टैटिस्टिक्स करना है, तो मुझे पहले निकालना है S1 स्क्वायर। S1 स्क्वायर क्या होता है? समेशन x माइनस एक्स बार जो वेरिएंस दिया हुआ था डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ क्या करूंगी? n-1 करूंगी या n लिखूंगी? अभी जो क्वेश्चन दिखाया मैंने n-1 क्योंकि वो सैंपल था। तो चलो आप लोग मुझे बताओ, पहला स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर क्या लिखा था? 600 था क्या? Yes, ma'am. 600 Yes, डिवाइडेड बाय ma'am. सैंपल। सैंपल कितने दिए हुए थे बच्चों उसमें? सैंपल कितना दिया था? 8-1 करूंगी? Yes. 8-1. So 600 divided by 7 will be how much? 400. कितना? 4? 600 divided 600 85.7 समथिंग आ रहा है ना? Yes, ओके, ma'am. 85.7। चलो अब मैं S2 का बताओ भाई, क्या दिया हुआ था? 400 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 400 divided by 6. 6 minus 1. 6 minus 1, हाँ हाँ, minus कितना है? 80। 80. बड़ा कौन सा है? 85। तो नेचुरली मैं S1 को मैं इस फॉर्मूले में अब लिखूंगी क्योंकि मुझे अभी कैलकुलेट करना है वैल्यू को। 85.7 डिवाइडेड बाय 80 कितना आ रहा है? 1.02 around. या 1.07 तो नहीं आ रहा कहीं? कितना आ रहा है देखो, यहाँ कैलकुलेट करके रखा होगा मैंने। 1.07. 1.07. क्या गलत हुआ है भाई इसमें? 5 से डिवाइड नहीं किया क्या हम लोगों ने? इनकी एफ वैल्यू 1.5 क्यों आ रही है और आपने मुझे 1.7 बताया? दोबारा कैलकुलेट करो। 600 divided by 7 is how much? 85.7. 85.7, यहाँ गलत लिखा होगा। 85.7 एंड दूसरा was 400 divided by 5. डिग्री ऑफ 5. 5। हाँ तो 80. कितना? 80। ये सेम, यही तो चीज आ रही थी ना? Yes, ma'am. Now 85.7 divided by 80 is how much? 1.07? 85.7 divided by 80 is 1.07. Okay. So इन्होंने गलत लिखा है। This is 1.0। ये मैंने डायरेक्टली बुक से कि आपको फास्ट हो जाए इसका मैंने क्लिपिंग डाल दी थी, बट दिस इज 1.07। ओके, अब हम देखेंगे टैबुलेटेड वैल्यू। दिस इज अ टेबल। टेबल क्लियर है आपको यहाँ से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम देखूंगी 7, यहाँ से 7 और नीचे से 5, यहाँ से 5। कितनी वैल्यू आ रही है मेरी? 4.88. 4.88. टेबल भी बड़ी गलत सी देते हैं। मैं आपको जो ओरिजिनल टेबल उसको दिखाती हूँ 0.05 वाली। 1 मिनट, यहाँ पे चेक करो अगर ये दिख रहा है। क्या वैल्यू देखनी थी मुझे? यहाँ से 7. 7 और यहाँ से 5 5. and 7. This is 4.8. 4.8। सेम है क्या?
Yes, ma'am. Yes, 4.8. Okay. So my calculated value is how much? My calculated value is 1.07. my tabulated value is 4.88. 1.07. Right? So what I'll do? Null hypothesis मैं accepted. null Null hypothesis hypothesis. I accept. So fail. My answer will be there is not enough evidence to conclude that there was an improvement in insomnia after using the new drug. क्योंकि इसमें पूछा था क्या एक ड्रग दूसरे ड्रग से बेहतर है, तो अब मैंने कंक्लूड ऐसे किया यहाँ पर. जनरली हम कैसे लिखते हैं? अगर मैं 0.5 लेवल पर देख रही हूँ तो मैं ऐसे, और उसके दोनों वैल्यूज को मैं 7 और 5 को लिखती हूँ. ठीक है? Just a minute, student, there is somebody. So I'm simply closing this. And just a minute. Okay, that's all about today's class. I hope that you all understood the main concept of standard deviation. Like in next class, I really want to tell you about the normal curve, क्योंकि अभी भी आपको normal curve बहुत अच्छे समझ में नहीं आया होगा. जब तक हम normal curve बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं या हम spread बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं, हमें ये नहीं समझ में आता है कि हमको कितनी वैल्यू को लेना होगा. तो आप मुझे 1 मिनट समय Yes, okay, student. That's all about today's class. और next में मैं normal curve मैं चाहूंगी कि मैं क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया F test आप चाहते हो सीधे मैं Z test में जाऊं या F test के आपको सारी चीजें लेफ्ट टेल क्या होता है राइट टेल क्या होता है बहुत सारी चीजें होती हैं या आपको सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट समझना था या इसको डिटेल में समझना है उसको जरूर बताएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम देखें जब तक हमको बहुत क्लियर नहीं रहता कि हम निकाल क्यों रहे हमें समझ ही नहीं आता ना हमें एग्जामिनेशंस में कभी याद रहता है कि हमको उसमें निकालना क्या वेरिएंस क्यों निकालना है ये बात हम कभी समझ नहीं पाते हैं तो उसके लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि आप कॉन्सेप्ट वाइज सभी चीजों को जरूर समझें ठीक है तो Thank you so much, ma'am. It was really an enlightening lecture with wonderful PowerPoint slides on F-Test. Now I would like to invite Rajni Chowdhury ji to present her vote of thanks. थैंक यू सर समाजशास्त्र विभाग द्वारा संचालित 15 दिवसीय एड ऑन कोर्स की अध्यक्षता कर रही माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर सुभा तिवारी मैडम एवं समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ममता वाजपेयी मैडम और आज के पंचम दिवस पर एप टेस्ट के संबंध में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश से प्रोफेसर रक्षा सैम मैडम द्वारा दिए गए व्याख्यान जिसमें हम सभी शोधार्थियों को एप टेस्ट से जुड़े हुए वेरिएंस कैसे पता करते हैं एन माइनस का यूज कैसे करते हैं मीन मीडियम मोड और डेविएशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जिससे हम सभी लाभान्वित हुए इसके लिए हम सभी ऑनलाइन ऑफलाइन शोधार्थी एवं समस्त छात्र छात्राओं की ओर से मैं आपको हृदय से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद मैडम थैंक यू सर ओके थैंक यू स्टूडेंट्स Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. थैंक यू ओके